हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट टॉपिक दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, उस बात को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि जो एचआरएम है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, ये स्टेजेस के अंदर इसकी एवोल्यूशन हुई है। उसी के साथ में विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज डेवलप्ड इन इंडिया। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग यूजीसी नेट मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स, यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर, also relevant for various competitive exam, also relevant for the UPSC civil services main exam who are preparing for the accountancy and commerce exam। और अगर आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यू आर न्यू टू दिस चैनल। मेरे चैनल की खासियत यही है कि ये कोशिश करता है कि आपको कोई भी टॉपिक जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है, अगर वो सिग्निफिकेंट है, रेलिवेंट है, तो आप मैं इस चैनल के अंदर अपलोड करूं ताकि आपको कहीं भी पढ़ने के अंदर जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका कुछ पार्ट जो है दैट इज अवेलेबल अंडर फ्री स्टडी मटेरियल अंडर माय ऐप, दैट इज द एडिसन ऐप मैनेजमेंट बैच के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने से पहले, दिस इज माय ऐप, दिस इज द रेलेवेंट ऐप फॉर द एडिसन ऐप व्हिच इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इस यहाँ पे ये जो ऐप डेवलप की गई है, इसका जो पर्पस है टू प्रोवाइड द कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन एट वन प्लेस। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है वेरियस कोर्सेज मिलेंगे व्हिच आर रिलेटेड टू कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, एंड दे आर अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। कॉमर्स के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स, अकाउंट्स, लॉ, बिजनेस स्टडीज, वेरियस कोर्सेज आर देयर। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोर्सेज देयर, एचआरएम, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, MIS फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इकोनॉमिक्स के अंदर भी माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, वेरियस कोर्सेज दे आर अवेलेबल। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज टू लाइव लेक्चर्स, टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव, समराइज्ड, as well as test series will be there, and this is my WhatsApp number। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो you can connect me through this WhatsApp number 7973179091, और इसका लिंक I will be sharing at my in my description box। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किस तरह से एचआरएम का कंसेप्ट जो है डेवलप, कि जो हम बहुत साल पहले देखते थे और जो आज देखते हैं उसके अंदर ये जो ट्रांजिशन हुआ है, in this video we are going to focus on that। The earlier it was treated as a commodity concept, the factors of production concept, the paternalistic approach, इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट, the behavioral human source concept and emerging concept, the commodity concept। देखो commodity concept जैसे ये मोबाइल है, this is a commodity, ये मोबाइल आप देख रहे हो ना, this is a commodity, this is a pen, this is also a commodity। तो कमोडिटी मींस जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, जिसके अंदर कोई, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारी कुछ नीड्स होती है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर ट्रीटेड एज ए कमोडिटी व्हिच डोंट हैव एनी इमोशन, व्हिच डू नॉट हैव एनी वॉइस। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, गिल्ड सिस्टम वाज इन ऑपरेशन व्हिच वाज द बिगिनिंग ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट। गिल्ड वाज ए क्लोजली knit ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे था कि किस तरह से हमने वर्कर्स को रखना है, ट्रेनिंग देना है, किस तरह से रिवॉर्ड करना है, किस तरह से हमने उसको मेंटेन करना है। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई, तो उससे फैक्ट्री सिस्टम को डेवलप हुआ। तो वहां पे से था कि रेजिडेंस से फैक्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गया और मैनेजमेंट ऑनरशिप से डिफरेंट हो गई। तो एम्प्लॉय और जो ऑनर का रिलेशनशिप था दैट वाज ग्रोथ। लेबर को हम ये मानने लगे कि इट्स ए कमोडिटी, जिस तरह हम चीजों को खरीदते और बेचते हैं, उस तरह लेबर वाज ए कमोडिटी जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं।
labor began to be considered as a commodity to be purchased and sale. wages डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे थी, और गवर्नमेंट ने इस पीरियड के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया कि वर्कर्स के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें. तो कमोडिटी कंसेप्ट अज्यूम दैट द लेबर इज ए कमोडिटी. जिस तरह हम कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, उसी तरह लेबर कुड बी परचेज एंड सोल्ड. एंड द सेकंड जो कमोडिटी कंसेप्ट है, क्योंकि धीरे धीरे जब लोगों के अंदर चेतना जाती है तो वो लेबर को ये मानने लगा कि इट्स ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट. एम्प्लॉयज दे वर कंसिडर्ड एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, मटेरियल है, मशीन है, कि जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन को उत्पन्न करते हैं. तो लेबर जो है दैट इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एफ.डब्ल्यू. टेलर उन्होंने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कहा कि अगर हमने प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना है तो देयर इज ए नीड ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द वर्कर, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकें. तो एम्प्लॉय जो थे दैट वाज द मेयर ऑपरेटर्स ऑफ द मशीन, जो मशीनों को रन करते हैं. तो ये कमोडिटी कंसेप्ट से स्टिल बेटर कंसेप्ट था. तो एम्प्लॉय को बेटर वर्किंग कंडीशंस, जहां पे वो बेटर अर्न कर सकते थे. The paternalistic approach, based on the paternalistic का मतलब होता है फादर एंड, जैसे हमारे माँ बाप जो है हमारा बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ. तो दिस इज ए पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को फादर फिगर की तरह, फादरली फिगर की तरह एडवाइस दिया जाता था, परोसा जाता था. Based on the belief that the management must assume that a fatherly and a protective attitude toward employee. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी उसका रोल चेंज हो गया, एम्प्लॉइज को वो बच्चों की तरह एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते थे. तो यहाँ पे था कि हमने उनको बेनिफिट्स ही नहीं देने. जो एम्प्लॉइज की बहुत सारी जरूरतें हैं, जैसे एक माँ बाप जो है अपने बच्चे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसी अप्रोच के अंदर मैनेजमेंट अज्यूम द रोल ऑफ ए फादरली फिगर. बेस्ड ऑन द बिलीफ कि एम्प्लॉय के कुछ राइट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, और वो राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, और एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको जरूरतों को पूरा करना चाहिए. एल्टन मायर और कुछ अदर जो रिसर्चर थे, जो उन्होंने कहा कि मनी जो है वो तो मनी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रुप स्टैंडर्ड, ग्रुप इंसेंटिव एंड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा हम वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम है, क्योंकि लोग इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो आपस में सोशल रिलेशन बिल्ड करते हैं. हाथोन एक्सपेरिमेंट जनरेटेड कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन द ह्यूमन प्रॉब्लम एट द वर्कप्लेस. कि उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमें देना चाहिए. तो इसी वजह से दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज ए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. द बिहेवियरल ह्यूमर सोर्स कंसेप्ट. तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे जो बिलीफ है कि एम्प्लॉय जो है दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि देखो जो मशीनरी है वो खुद मशीन थोड़ी प्रोड्यूस करेगी, उसको चलाने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग है. तो जो ह्यूमन बीइंग्स है दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने हैं तो उससे पहले हमें अपनी एम्प्लॉयज की जो जरूरतें हैं, जो उसकी गोल्स है, एम्बिशंस है, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो बहुत सारी स्टडीज यहाँ पे हैपन हुई, और उन्होंने कहा कि हमें जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, बिहेवियरल साइंस जो है अप्लाई होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल लेवल पे जब वो काम करते हैं, जब वो ग्रुप लेवल पे काम करते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना है. तो यहाँ पे कंसेप्ट मोटिवेशन कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, की किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से दे वर्क इन द ग्रुप. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको किस तरह से हमने सॉर्ट ऑफ करना है. तो यहाँ पे जो फोकस था दैट इज टू वे कम्युनिकेशन. मैनेजमेंट इज ऑर्डरिंग अस, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज भी अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को बता सकते हैं. टू वे कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि अगर मैंने काम करना है तो मैं अपने बॉस के साथ मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ. तो रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, क्वालिटी सर्कल जो कि कॉन्शियस होकर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, तो उस चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस हो गया. अमर्जिंग कंसेप्ट्स. तो यहाँ पे है कि वर्कर्स को लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन मेरा अपना है,
अगर मुझे लगेगा ऑर्गेनाइजेशन मेरा अपना है तभी तो मैं काम करूंगा ना. द एम एट फीलिंग जनरेटिंग द फीलिंग अमंग द वर्कर्स दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Employees should be accepted as a partner in the progress of the organization. कि ये नहीं कि ये हमारा एम्प्लॉय है, खरीदा हुआ गुलाम है, he has to work. Is a part of our organization. तो तभी वो काम करेगा. और मैनेजमेंट जो है उसको बेटर वर्किंग क्वालिटी प्रोवाइड करे, अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे. तो यहाँ भी मर्जिंग कंसेप्ट के अंदर जो लॉजिक था दैट वाज ऑन ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट. तो यहाँ पे ह्यूमन सोर्स को स्पेशल एकेडमिक डिसिप्लिन एज ए प्रोफेशन recognition मिली. We could conclude personnel management started from a stage where employees were considered problems. अब यहाँ पे था कि पहले एम्प्लॉइज को कॉस्ट एक्सपेंस माना जाता था. अब क्या है, एम्प्लॉय रिसोर्स है, एम्प्लॉय वैल्यूएबल एसेट्स हैं. दे आर द अपॉर्चुनिटी व्हिच कुड प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इसका ग्रोथ कैसे हुआ. यहाँ पे अगर आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड दैट माय ऐप, ताकि आप वेरियस कोर्सेज जो है, इवन मैं काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी वहां पे अपलोड करती हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट भी उठा सकें. एवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया. वी विल स्टडी, इसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे: अर्ली फेज, मिडिल फेज, वेलफेयर फेज, डेवलपमेंट फेज एंड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स. तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि 1920 और 30 के बीच में डेवलपमेंट जो थी लीगलिस्टिक थी, तो स्टैट्यूटरी, वेलफेयर एंड पैटर्नलिस्टिक के ऊपर था, स्टेटस क्लरिकल था. 40 और 60 के बीच में स्ट्रगलिंग फॉर रिकॉग्निशन, आउटलुक टेक्निकल था, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगलिस्टिक था. 70 और 80 के बीच में था कि सोफिस्टिकेशन, काफी हद तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि ये प्रोफेशनल है, लीगलिस्टिक है, रेगुलेटरी कंफर्म होना चाहिए मैनेजमेंट. 90 के बाद प्रॉमिसिंग, फिलोसफिकल, ह्यूमन वैल्यू, प्रोडक्टिविटी और स्टेटस इसका एग्जीक्यूटिव हो गया था. अर्ली फेज तो यहाँ पे था कि जैसे बहुत समय से अगर हम बात करें, वर्कर जब भी काम करते हैं तो फोकस हमेशा ये रहा था कि वर्कर का वेलफेयर हमने किस तरह से एनहांस करना है. तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है तो वो भी ये कहता है कि सोर्सेस की हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए. गवर्नमेंट ने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इनको किस तरह से हम ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. मिनिमम वेज रेट, इंस्टैंडेड वेज प्लान जो थे वो बेबीलोन कोड ऑफ हम्मुराबी के अराउंड जो है इंक्लूड किए गए. और चाइना ने भी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो था उसको अडॉप्ट किया. और लेबर टर्नओवर को भी समझा जाने लगा. और उस तरह स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिलेटेड कंसेप्ट जो थे 1250 बीसी के अंदर जो थे समझने लगे. और उस तरह ही चार्लियन हैड प्रेजेंटेड वेज प्लान्स अराउंड 400 बीसी. देखो यहाँ पे वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन था उसको काफी समय से पहले ही समझने लगे थे लोग. तो लीगल फेज जो है दैट कुड बी ट्रेस बैक टू 1920. Royal Commission on Labor recommended in 1931 the appointment of labor officer in order to protect the worker from the evils of jobbery and indebtedness to check the correct practices. ये जो लेबर है उसको हमने जो करेक्ट प्रैक्टिसेस है, जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर जो करेक्ट प्रैक्टिसेस होती है उनको किस तरह से हमने रोकना है, किस तरह से वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर हमने एक एमिकेबल, एक लवेबल रिलेशन, एक रिलेशन ऑफ ट्रस्ट जो है हमने किस तरह से बिल्ड करना है. आफ्टर इंडिपेंडेंस द फैक्ट्री एक्ट वाज देयर कि जहां पे जो लोग 500 या उससे ज्यादा करते हैं ये हमको अपॉइंट है वेलफेयर ऑफिसर. और उस एक्ट ने बताया कि वेलफेयर ऑफिसर की ये क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम करता था. तो यहाँ पे और इसी तरह टू प्रोफेशनल बॉडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, National Institute of Labor Management were also established in 1950. Then there was a welfare phase. पहले तो legally employer और employed का relation जो था उसको regulate करने की कोशिश की गई. Now there is a welfare phase. Growth of personal human resource management in India had to pass through various phases to reach at the development phase. 60 के अंदर क्या था कि अब लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे हमने करना है, तो एक अलग से जो प्रोफेशन था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उसने जन्म लिया.
और धीरे धीरे क्या हो गया कि मैनेजमेंट के अंदर जो एचआरएम लोग हैं, इसके अंदर प्रोफेशनलाइजेशन होना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को रखना है, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना है। डेवलपमेंट फेज जो था 70 के अंदर, दैट वाज द कंसर्न फॉर द वेलफेयर शिफ्टेड टुवर्ड कि अब देखो जो ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर द वैल्यूएबल एसेट्स। अगर हम उसको डेवलप करेंगे तो दे विल रिटेन विद अस। अगर डेवलप करेंगे तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। 80 के अंदर जो प्रोफेशनल थे, न्यू टेक्नोलॉजी कि किस तरह से जो एचआरएम के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से हम मिक्स को प्रॉपर्ली डेवलप कर सकते हैं, उनकी कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे टू प्रोफेशनल बॉडीज की आईआईपीएफ जो मैंने अगली पिछली स्लाइड में बताया, उनको एक नेशनल इकट्ठा करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पे था कि अब अपनी ह्यूमन वैल्यूज और प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहांस करना है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाज रीनेम्ड एज द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So these are the development of HRM into India. ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस और इमर्जिंग एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो ट्रेडिशनल के अंदर क्या था कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक पार्टनर, एक स्ट्रैटेजिक रोल कि फ्यूचर के अंदर किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा सकते हैं, तो वहां पे एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर रिएक्टिव था कि जब मुसीबत आती है तब हम सोचते हैं, ये प्रोएक्टिव है। और उसी तरह क्या है कि ये जो ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस थी सेपरेट थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन मिशन का आजकल ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले फंक्शनल फॉर्म जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, अब ये प्रोसेस बेस्ड डिजाइन के ऊपर फोकस किया जाता है। पहले इंडिविजुअल के ऊपर होता था, अब टीम वर्क और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जाती है। पहले ह्यूमन बीइंग्स को कॉस्ट माना जाता था, अब जो है अगर हमने डेवलप करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू डेवलप द ह्यूमन बीइंग्स। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना है तो ह्यूमन बीइंग्स दे आर द वैल्यूएबल एसेट, दे आर द इंपॉर्टेंट एसेट एंड दे आर द वैल्यूएबल एसेट which could take the organization to the higher level. So what are the obstacles? What are the obstacles? What are the challenges? पहला तो ये था कि जो लाइन मैनेजर्स थे, जब जैसे फैक्ट्री एक्ट हुआ तो लाइन मैनेजर्स जो थे उनसे कॉपरेशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर तक कि जो एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, पर्टिकुलरली हम बात करें लाइन मैनेजर की, तो वो फेवरेबल नहीं था। और बहुत सारे लेबर लॉज थे, बहुत सारी लेजिस्लेशन थी, तो जिसके अंदर बहुत सारा हिस्सा जो था उनका डिस्प्यूट और ग्रीवेंस के अंदर ही निपट जाता था, तो वो वेलफेयर के ऊपर नहीं दिए जाते थे। और ह्यूमन बीइंग्स को कॉस्ट माना जाता था, ये नहीं माना जाता था कि आज मैंने किसी को रखा है तो इट विल बी एसेट, इट विल बी जनरेटिंग रेवेन्यू, इट वाज कंसीडर्ड एज एन कॉस्ट। और उसी तरह क्या है कि किस तरह से हम टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो थे वो प्रोफेशनल एटीट्यूड और वैल्यूज को इनकलकेट करने में बहुत असफल रहे। और उसी तरह क्या है कि जो पर्सोनल फंक्शन है, इसका जो रिजल्ट है, अब जब हम ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करते हैं तो इसको कॉन्क्रीट टर्म्स के अंदर नहीं मेजर किया जा सकता। अब मैंने 1000 यूनिट सेल किया है तो वो तो हो जाएगा भी इतना पैसा आ गया, पर जब हम लोगों को डेवलप करते हैं, जब हम कंक्रीट उस चीज को हम मतलब क्वांटिटेटिवली कैन नॉट मेजर। और अभी भी क्या है कि ये जो है कि ह्यूमन बीइंग्स कॉस्ट नहीं है, एसेट है, ये अभी भी कंसेप्ट जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। इस तरह क्या है कि इसके साथ ही हमारा ये वाला हिस्सा जो है खत्म हो गया है। और इसके साथ ही क्या है कि अगर इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड माय ऐप।